हमारा आज का टॉपिक है राइटिंग बॉडी पैराग्राफ्स। प्री राइटिंग और इंट्रोडक्शंस के बाद अब हम मूव करेंगे एसे के मेन पार्ट की तरफ, जहां आपको एक्चुअली अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस पार्ट की एसे के स्कोर के हवाले से भी सबसे ज़्यादा वेटेज होती है, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आइडियाज़ को बॉडी पैराग्राफ्स में प्रॉपरली स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम इंग्लिश 1 में बताए गए कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। उस कोर्स में हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि पैराग्राफ्स होते क्या हैं और उनके अंदर किन किन टाइप्स के सेंटेंसेस पाए जाते हैं। एक पैराग्राफ एक सेंट्रल आइडिया के बारे में होता है और उसमें मौजूद तमाम सेंटेंसेस उसको किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं। यूजुअली एक अच्छे पैराग्राफ में 3 टाइप्स के सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, जिसमें आप अपना मेन आइडिया प्रेजेंट करते हैं। यूजुअली टॉपिक सेंटेंस आपके पैराग्राफ का सबसे पहला सेंटेंस होता है और ख़ाली इस सेंटेंस को पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है कि बाकी का पैराग्राफ किस चीज़ को डिस्कस करेगा। उसके बाद डिटेल सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें आप अपने टॉपिक सेंटेंस को मुख्तलिफ एंगल से एक्सप्लेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रूव करते हैं या उसके हवाले से आप मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ज़रूरी ये होता है कि एग्जाम्पल से अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट किया जाए। जब तक आप किसी चीज़ की एग्जाम्पल नहीं देते तब तक एक आइडिया को समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। और फाइनली एक पैराग्राफ में कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा जाता है। ये या तो टॉपिक सेंटेंस को रीइंफोर्स कर रहा होता है, उसको एक डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, या फिर ट्रांजिशन का रोल प्ले कर रहा होता है, यानी अपकमिंग पैराग्राफ के साथ उसको कनेक्ट कर रहा होता है। एक जो सबसे इसमें ज़रूरी चीज़ है याद रखने वाली, वो ये है कि आपके तमाम सेंटेंसेस किसी ना किसी तरीके से आपके टॉपिक सेंटेंस को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपके पैराग्राफ में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होना चाहिए जो कि आपके टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन या सपोर्ट या एग्जाम्पलीफाई ना कर रहा हो। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और कोशिश करें कि आप टॉपिक सेंटेंस, डिटेल सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकें। इस चीज़ का आंसर यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। ब्लैक कलर में टॉपिक सेंटेंस लिखा हुआ है, जो कि इसका पहला सेंटेंस है। ये सबसे मेन सेंटेंस है जो कि बाकी के पैराग्राफ की तमाम चीज़ों को कवर कर रहा है। गोल्ड अ प्रेशियस मेटल इज़ प्राइज्ड फॉर 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अपकमिंग सेंटेंसेस में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और उसकी एग्जांपल्स दी जाएंगी। उसके बाद ग्रीन कलर में आपके पास डिटेल और सपोर्टिंग सेंटेंसेस हाईलाइट किए गए हैं। इनमें जिन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक सेंटेंस में जिक्र हुआ था, उनको एक्सप्लेन भी किया गया है और साथ उनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। और फाइनली ब्लू कलर में कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा गया है। ये इस पूरे पैराग्राफ को समराइज कर रहा है और टॉपिक सेंटेंस को रीइंफोर्स कर रहा है। मूविंग ऑन, अब हम लोग देखते हैं कि एक नया पैराग्राफ शुरू कब किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू राइट अ न्यू पैराग्राफ व्हेन यू बिगिन अ न्यू आइडिया और पॉइंट. New ideas should always start in new paragraphs. If you have an extended idea that spans multiple paragraphs, each new point within that idea should have its own paragraph. जैसे हमने पहले भी देखा कि एक पैराग्राफ एक सेंट्रल आइडिया के बारे में होता है, और जब भी आप अपनी राइटिंग में एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए आप सेपरेट पैराग्राफ बनाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा आइडिया हो, उसके लिए बेहतर ये होता है कि उसको आप डिवाइड कर लें छोटे पार्ट्स में, और उसके हर छोटे पार्ट के लिए आप सेपरेट पैराग्राफ्स बना लें। Number 2, to contrast information or ideas. Separate paragraphs can serve to contrast sides in a debate, different points in an argument, or any other difference. जब आपने किसी एक इशू की 2 साइड्स एक्सप्लेन करनी हो और एक कंट्रास्ट डेवलप करना हो, उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप 2 सेपरेट पैराग्राफ्स बना लें। इससे पढ़ने वाले के लिए बहुत आसानी हो जाती है। वो पहले एक पैराग्राफ में एक साइड पढ़ता है आर्गूमेंट की, और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में दूसरी साइड पढ़ता है। इस तरह चीज़ों को समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। Number 3, when you feel your readers might need a pause. Breaks between paragraphs function as a short break for your readers. Adding these in will help your writing to be more readable. You would create a break if the paragraph becomes too long or the material is complex. हर पैराग्राफ के बाद थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, जिससे पढ़ने वाले को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। जब भी आपको ऐसे लगे कि आपका पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है या इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स लगना शुरू हो गई है,
तो आप उस इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लेते हैं. एंड नंबर 4, when you are ending your introduction or starting your conclusion, your introductory and concluding material should always be in a new paragraph. This is obvious. आप कभी भी इंट्रोडक्शंस को या कंक्लूजन्स को अपने बॉडी पैराग्राफ्स के साथ मिक्सअप नहीं करते. ये हमेशा सेपरेट रहने चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, IELTS essay question types. At this point, I want you to pause this video once again and read these question types that we have discussed in our previous lectures. आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि इन क्वेश्चन टाइप्स में आपको किस तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं. Now let's look at the criteria that we are aiming to meet for the IELTS essay. इसमें जो टास्क अचीवमेंट वाला पार्ट होता है उसके अंदर आपसे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. पहली ये कि योर essay must answer all parts of the question. सवाल को गौर से पढ़ के ये समझना ज़रूरी है कि इसमें आपसे कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. And number 2, your essay should present a fully developed position with relevant, fully extended and well supported ideas. इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए मैं आपके साथ 2 पैराग्राफ स्ट्रक्चर्स शेयर कर रहा हूँ. स्ट्रक्चर नंबर 1 में सिंगल मेन आइडिया इज़ प्रेजेंटेड इन द पैराग्राफ विच इज़ फुली डेवलप्ड थ्रू एक्सप्लेनेशंस, रीजंस एंड एग्जांपल्स. इसमें देखें कि आपका जो पहला सेंटेंस होगा टॉपिक सेंटेंस, उसमें आप अपना मेन आइडिया इंट्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद 1-2 सेंटेंसेस में आप उसी आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे रेलेवेंट रीजंस और डिटेल्स के साथ. उस आइडिया को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए आप 1-2 सेंटेंसेस में एग्जांपल्स देंगे. एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपने खुद से एक्सपीरियंस की हो, क्योंकि आप उनके साथ रिलेट कर सकते हैं और उनके बारे में ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं. एंड फाइनली यू राइट ए कंक्लूडिंग सेंटेंस जो कि वंस अगेन टॉपिक सेंटेंस को रीइंफोर्स करता है. इस चीज़ की एग्जांपल देखते हैं. ऑनलाइन स्टडीज़ आर मच मोर कन्वीनियंट देन अटेंडिंग क्लासेस ऑन कैंपस. ये आपका टॉपिक सेंटेंस है. यहाँ से आपको पता चल जाता है कि बाकी का पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में बात करेगा. इसमें आइडिया ये प्रेजेंट किया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑन कैंपस क्लासेस. अब देखते हैं कि इस आइडिया को एक्सप्लेन और सपोर्ट किस तरीके से किया गया है. Students do not have to leave the comfort of their homes to listen to the lectures, and they can easily communicate with their fellows or teachers using their devices. अब ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ये बेसिकली सपोर्ट कर रही है कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन स्टडीज़ को, कि किस तरह से स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं और सबके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं विद अ फ्यू टैप्स ऑन देयर डिवाइसेस. उसके बाद इस आइडिया को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए एग्जाम्पल दी गई है. फॉर एग्जाम्पल, during the lockdown, students could simply click on a link to join a class according to their timetable. No one had to travel long distances in burning hot weather in order to attend their classes. अब ये वाली एग्जाम्पल रियल लाइफ से है और इसके साथ रिलेट किया जा सकता है, और हम इस तरह की 1-2 मज़ीद एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए. Furthermore, these classes generally followed a flipped learning model, so the students could listen to the lectures at their ease. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है कि फ्लिप्ड लर्निंग मॉडल में, जिसमें आपके साथ पहले से लेक्चर मटेरियल शेयर कर दिया जाता है और क्लास सेशंस में आप प्रैक्टिस करते हैं उन पे, उनकी कन्वीनियंस का जिक्र हुआ है कि आप किसी भी टाइम पे वो वाले लेक्चर सुन सकते हैं, बजाय इसके कि किसी एक फ़िक्स टाइम पे आप क्लास अटेंड करें और वहीं पे लेक्चर सुनें और वहीं पे उसकी प्रैक्टिस करें. In short, because of the enormous amount of comfort and convenience that online education offers, people seem to prefer it over face-to-face classes. Concluding sentence है जिसमें पूरे आर्गुमेंट को समराइज़ किया गया है और जो आपका टॉपिक सेंटेंस है उसको रीइंफोर्स किया गया है. अब इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि एक सेंट्रल आइडिया था जो कि है कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, और उसी के बारे में तमाम एक्सप्लेनेशन थी, उसी के बारे में तमाम एग्जांपल्स थी. Now let's move towards structure number 2. In this model, one main idea is presented in the paragraph and it is supported by smaller ideas which are fully developed through explanations and examples. Structure 1 में हमारे पास सिर्फ एक आइडिया था जिसके बारे में पूरा पैराग्राफ था. इस स्ट्रक्चर में हमारे पास एक सेंट्रल आइडिया है और उसके साथ छोटे छोटे सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं, और उन तमाम को हम एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स के साथ स्ट्रेंथन करेंगे. Let's look at the structure. First of all, you introduce the main idea through a topic sentence, just like structure number 1. For example, आप किसी चीज़ के advantages बता रहे हैं,
अब फोकस कीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल एडवांटेजेस. इन दिस सिचुएशन वी विल एक्सप्लेन द फर्स्ट सपोर्टिंग आइडिया विद रीजंस. फॉर एग्जांपल मैं पहला किसी चीज़ का एडवांटेज बताता हूँ, उसको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करूँगा और साथ फिर मैं उसकी एग्जांपल भी दूंगा. जब ये वाला आइडिया फुली डेवलप हो जाता है, उसके बाद मैं दूसरा सपोर्टिंग आइडिया प्रेजेंट करता हूँ, यानी दूसरा एडवांटेज बताता हूँ और उसको भी इसी तरीके से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ, उसके रीजंस देता हूँ और साथ उसको स्ट्रेंथन करता हूँ एग्जांपल्स के साथ. Finally, we write a concluding sentence by referring back to the main idea and reinforcing our topic sentence. Let's look at an example for structure number 2. There are two main reasons why online studies have more advantages than attending face-to-face classes on campus. अब टॉपिक सेंटेंस से ही हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि इस पैराग्राफ में दो एडवांटेजेस बेसिकली डिस्कस होने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, it offers a lot more convenience as the students do not have to travel all the way to the university in order to listen to a lecture. For example, during the lockdown, students would join their classes by simply clicking on the class links instead of having to travel long distances to attend a class. ये हो गया पहला एडवांटेज जो यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो रहा है. इस एडवांटेज को एक्सप्लेन भी किया गया है और इसके साथ रेलेवेंट जो एग्जाम्पल है उसके साथ इसको सपोर्ट भी दी गई है. Secondly, online education seems to be much more effective as it offers many additional features which on-campus classes might not. For example, participants not only have the chat and audio-video options in the meeting softwares like Zoom and Google Meet, they also get to share their device screens. This makes it very easy for everyone to focus on a specific point under discussion and participate in class activities more effectively. अब ये जो ब्लू कलर में आपके पास सेंटेंसेस शो हो रहे हैं ये सेकंड एडवांटेज है जिनका जिक्र टॉपिक सेंटेंस में किया गया था. वंस अगेन इसको एक्सप्लेन किया गया है और साथ इसके साथ रेलेवेंट जो एग्जांपल है वो दी गई है इसको सपोर्ट देने के लिए. एंड फाइनली वंस अगेन वी हैव द कंक्लूडिंग सेंटेंस इन ब्लैक कलर. ओवरऑल वी कैन सेफली से दैट ऑनलाइन एजुकेशन सीम्स टू बी बेटर देन ऑन कैंपस लर्निंग ड्यू टू इट्स कन्वीनियंस एंड इफेक्टिवनेस. अब इस स्ट्रक्चर में आपके पास एक मेन सेंट्रल आइडिया है और उसके बाद उसको सपोर्ट किया गया दो छोटे आइडियाज़ के साथ. द फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड द सेकंड वन टॉक्स अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस. अब हम देखते हैं कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं ये किस तरह के क्वेश्चंस के लिए सूटेबल होते हैं. ये जो पहली तीन टाइप्स क्वेश्चंस की दी गई हैं इनके लिए स्ट्रक्चर नंबर 1 ज़्यादा सूटेबल होता है और जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन टाइप है उसके लिए स्ट्रक्चर नंबर 2 ज़्यादा रीज़नेबल लगता है. वाई इज़ इट सो? क्योंकि अगर आप फोर्थ और फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को गौर से देखें इनमें आपसे एक ही पैराग्राफ में मल्टीपल आइडियाज़ रिक्वायर्ड हैं. फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम कॉजेज़ सॉल्यूशंस ऐसे में आपसे रिक्वायर्ड होता है कि किसी भी इशू के कॉजेज़ बताएं और उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस सजेस्ट करें. अब कॉजेज़ भी एक से ज़्यादा हैं, इनके लिए एक पैराग्राफ बनेगा और सॉल्यूशंस भी एक से ज़्यादा हैं, इनके लिए भी एक पैराग्राफ बनेगा. इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्ट्रक्चर नंबर 2 ज़्यादा सूटेबल होता है. यानी यहाँ हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि आप क्वेश्चन टाइप को पढ़ के डिसाइड करते हैं कि किस तरह का बॉडी पैराग्राफ आपने लिखना है. यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडिया जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं आप जिस भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कर रहे हैं उसको प्रॉपरली डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आइडिया क्या होती है कि आप उसको टॉपिक सेंटेंस में पहले इंट्रोड्यूस करें, सबसे जनरल सेंटेंस होता है ये. उसके बाद उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए. एक्सप्लेनेशन के बाद उसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए एग्जांपल्स देनी होती हैं और एंड में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस जो कि आपकी पूरी बात को समराइज़ कर दे. हर बंदे का राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए इन चीज़ों के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके हर बॉडी पैराग्राफ में ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद ज़रूर हों. इस पॉइंट पे एक और बात हाईलाइट होती है कि हमें इन एसेज को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं होती. आप अगर स्टैंडर्ड 5 पैराग्राफ्स का एसे लिख रहे हैं जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है और उसके बाद 3 बॉडी पैराग्राफ्स हैं और उसके बाद कंक्लूजन है, तो आपको टेक्निकली 3 आइडियाज़ चाहिए जिनको आपने डिटेल में डेवलप करना है. तो जब आप प्री राइटिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं और आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे होते हैं तो कोशिश करें जो आपके माइंड पे टॉप 3 या 4 आइडियाज़ आते हैं उनको चूज़ कर लें और फ़ौरन से उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस और कुछ एग्जांपल्स जो आपके माइंड में आती हैं उनको नोट डाउन कर लें. मूविंग ऑन, एलिमेंट्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ. कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी पैराग्राफ राइटिंग को एक्सेप्शनल बनाती हैं? उसमें सबसे पहले यूनिटी होती है.
All the sentences in a paragraph should be connected with one central idea which is presented in the topic sentence. ये जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है ये एक अम्ब्रेला सेंटेंस होता है जिसके अंडर बाकी का तमाम पैराग्राफ कवर हो रहा होता है. ये सबसे ज़्यादा जनरल होता है और बाकी के तमाम सेंटेंसेस किसी ना किसी हवाले से इसके साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं. नंबर 2, structure. Your paragraph should have a topic sentence, supporting sentences and a concluding sentence. अगर आप एक पैराग्राफ में बहुत सारे सिर्फ आइडियाज़ लिख दें, उनको सिर्फ आप इंट्रोड्यूस कर दें और उनकी डिटेल्स ना लिखें, तो वो एक अच्छा पैराग्राफ कंसिडर नहीं किया जाता. पैराग्राफ का मकसद ही ये होता है कि आप किसी एक आइडिया को लेंगे और उसको एक ख़ास स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ उसकी एग्जांपल्स भी देंगे. नंबर 3, लॉजिकल ऑर्डर. All the details provided in the supporting sentences are ordered in a logical way. एकेडमिक राइटिंग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप रीडर के लिए चीज़ों को आसान बनाते हैं, इसलिए आप अपने सेंटेंसेस को एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं. क्लियर कट पता चलना चाहिए कि ये टॉपिक सेंटेंस है, ये डिटेल्स हैं, ये एग्जाम्प्लिफिकेशन है. फ़र्ज़ करें कि आपको क्वेश्चन में कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का कहा गया है, तो बजाय इसके कि आप 2 पैराग्राफ्स बनाएं और हर पैराग्राफ में आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों लिख दें, बेहतर ये होगा कि एक पैराग्राफ में आप सिमिलैरिटीज़ लिखें, एक में डिफरेंसेस लिख दें. इस तरह पढ़ने वाले के लिए लॉजिकली इसको समझना आसान हो जाएगा. नंबर 4, कोहेजन एंड कोहेरेंस. योर आइडियाज़ शुड स्मूथली फ्लो बिटवीन सेंटेंसेस एंड बिटवीन पैराग्राफ्स. इसके लिए आप यूज़ करते हैं कोहेसिव डिवाइसेस जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, इन कंक्लूजन, हाउएवर, फर्दरमोर, इन एडिशन. इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं जो आपस में सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं. इसके अलावा आप पैराग्राफ्स को भी एक लॉजिकल ऑर्डर देते हैं. जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर आपसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट कहा गया है तो एक पैराग्राफ में आप सिमिलैरिटीज़ लिखेंगे, एक में आप डिफरेंसेस लिखेंगे. इस तरह आपके एसे के अंदर कोहेरेंस डेवलप हो जाती है और पढ़ने वाले को एक फीलिंग आती है कि ये सारी राइटिंग आपस में कनेक्टेड है. नंबर 5, वैरायटी ऑफ वोकेबलरी. It should avoid repetition by using synonyms and pronouns. 2 sentences हैं अगर आपके पास, Ali went to Lahore, Ali bought a car, तो इसमें आप repetition को avoid करने के लिए pronouns यूज़ कर लेते हैं. Ali went to Lahore and he bought a car. इसी तरह से आप कोई एक वर्ड बार बार अपने पैराग्राफ में रिपीट नहीं करते, उसकी जगह पे कोई synonyms लिख लेते हैं. नंबर 6, variety of sentence types. मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंस टाइप्स में आपने पैराग्राफ को लिखना होता है, जिसमें सिंपल भी होंगे, कंपाउंड भी होंगे, कम्प्लेक्स भी होंगे और कंपाउंड कम्प्लेक्स भी होंगे. जितनी ज़्यादा वैरायटी होती है सेंटेंसेस में, आपका पैराग्राफ उतना इंटरेस्टिंग बनता जाता है. नंबर 7, देयर शुड बी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए. एंड नंबर 8, कंप्लीटनेस. ऑल द सेंटेंसेस शुड सफिशेंटली सपोर्ट द मेन आइडिया. आपकी प्रॉपर तसल्ली होनी चाहिए एक पैराग्राफ के एंड पे कि जिस आइडिया के बारे में आप लिख रहे थे आपने उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर लिए. That is it. If you have any questions regarding this topic, please let me know in the comments below. Thank you very much.